कहानी मूलतः दो तीन मुद्दों को उठाते हुए लेखिका ने, ऐसा लगता है कि भीतरी ऊहापोह की कोई अपनी व्यथा कथा कह रहा, उस शैली की कहानी है ये। और लेखिका की शैली पर हम आगे बात करेंगे। कहानी बावड़ी नाम दिया गया है कहानी का, और बावड़ी जैसे नाम से संदर्भ है निकल कर आ रहा है कि सीढ़ी नुमा जो कुआं होता है। तो अपने भीतर की बेचैनी को, और जो बावड़ी के साथ वहाँ जाकर एक घटना घटित हुई थी, वो जीवन भर उसके साथ जो बचपन में घटना हुई थी उसका दोहरा घाव उस घटना की, बावड़ी वाली घटना ने उसके जीवन में फिर से एक विस्फोट कर दिया। बचपन में उसको कुछ ऐसे स्पर्श का नाता उसके जीवन से जुड़ा जो उसके हिसाब से सही स्पर्श नहीं थे, या उन स्पर्शों को रोका जाना चाहिए था। ऐसी छुअन जो एक लड़की के लिए, महिला के लिए स्वीकार्य रूपी में नहीं आएगी, या गुड टच बैड टच जिसको हम उस दायरे में भी कहते हैं। तो उस तरह के स्पर्शों को अपनी तरह से कहने की व्यथा को इस कहानी में लेखिका ने लिखा है। और वो अब शादीशुदा है और अपनी बेटी अन्वी के लिए बिल्कुल चिंताग्रस्त है कि वो बहुत छोटी सी है, लेकिन फिर भी हर जगह एक, जैसे सीसीटीवी कैसे होता है कि वॉच डॉग की स्थिति होती है कि हर जगह उस पर आंखें गड़ाए रहती हैं। जबकि उनके पति कह रहे हैं कि आपको सामान्य होना पड़ेगा, ठीक है, आपके स्मृतियों में कुछ अनुभव दर्ज हैं, कुछ कसेलापन है, या कुछ जीवन का ऐसे स्मृतियां हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता, जो नासूर बनकर रह रहकर बार बार उभर रहा है आपकी स्मृतियों में। लेकिन बच्चों को अपना बचपन भी आपको जीने देने की छूट, आज़ादी देनी पड़ेगी। हो सकता है हम माता पिता के नाते, एक लड़की की परवरिश के नाते कुछ सजग हों या कुछ ज़रूरत से ज़्यादा केयर करें, लेकिन कई बार ज़रूरत से ज़्यादा केयर भी परवरिश में एक बैरियर के, बाधा के रूप में भी हमारे सामने कई बार खड़ी हो जाती है। पता चलता है कि बच्चे की जो सर्वांगीण या ओवरऑल विकास है, कई बार वो अवरुद्ध हो जाता है, और उसके अवचेतन में भी कई सारी ग्रंथियाँ अनर्गल घर कर जाती है, जो स्प्रिंग के मार्फत जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बच्चे में जो खींच होता है या गुस्सा आता है, तलखी आती है, वो एक स्प्रिंग के रूप में बड़े होकर बाहर निकलती है। और कई बार ऐसा देखा गया है जो बच्चे बहुत ज़्यादा हिंसक या वॉयलेंट होते हैं, उनका बचपन बहुत ही पीड़ादायक या अब्यूज़ के दायरे में या इस तरह से बीता होता है। तो या तो वो अंतर्मुखी होकर बहुत बड़ा साइंटिस्ट या चित्रकार भी बन सकता है, या बहुत बड़ा क्रिमिनल भी बन सकता है। ये दो संभावनाएं अधिकतर केस में देखी जाए, साइकोलॉजी के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, अधिकतर केस में जिनका बचपन बहुत ज़्यादा त्रासदपूर्ण या इस तरह से रहा होता है, कठिनाइयों भरा या अब्यूज के दायरे में, तो उनकी इस तरह की गठन हो जाती है कि वो जो आगे जाके जो उनका विकास होता है वो इस तरह से, या तो वो क्रिमिनल साइकोलॉजी का व्यक्ति बन जाता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा दूसरी विपरीत दिशा में अपनी ऊर्जा को खपा देता है या लगा देता है। तो एक तो ये है। और इसमें कहानी में बावड़ी की जो संरचना है कि भाई सीढ़ी नुमा होता है और एक स्थापत्य कला लिए होता है, और उसके नीचे पानी होता है, पानी संरक्षण के काम आता है। पानी हमको खुशहाली समृद्धि भी देता है, और पानी हमारे बुरे वक्त में काम आता है। तो बुरे वक्त में या संबल प्रदान करने वाले एक महिला एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो हर वक्त में उसके साथ काम आए, और वो स्वतंत्र है महिला अपने निर्णय लेने के लिए और अपनी तरह से रिश्तों को एक डेफिनेशन में या चुनाव करने के लिए। तो वो जो संचित पानी है, जो बावड़ी में संचित पानी है, तो वो पानी में भांति भांति के लोग हैं। वो पानी गदला भी है, लेकिन गदले में उसका चुनाव है कि वो किस तरह से उसका आचमन करना चाहती है, और किस तरह से उसको अपने साथ ग्रहण करना चाहती है, किस तरह से संजो कर रखना चाहती है। तो उसमें वो एक पुरुष का जो आचमन भी है या पुरुष का संग साथ भी है, तो उसको भी लेखिका ने बताने की कोशिश की है कि भाई मैं तो गदला नहीं होना चाहती थी, मुझे समुंदर से और पानी से डर लगता है, फिर भी मैं वहाँ हिलोरों के नज़दीक, ताकि मेरे पाँव से पानी सिर्फ छूकर निकले। छूकर मतलब उसके जीवन में उतना ही पुरुष का स्पर्श चाहती है, पुरुष का संसार चाहती है, जहाँ पर वो अपने जो परवरिश के दायरे में है उसकी कैचुल से जरा सी बाहर निकलते हुए अपना आकाश भी तलाश ले, और पुरुष से कुछ सामंजस्य चाहिए, कुछ मदद चाहिए, तो उसकी भी उसके जीवन में एक द्वार खुले रहे। तो दोनों के तालमेल से जो हमारे समाज की संरचना है वो भी आगे बढ़ती रहे। लेकिन
कुछ विपरीत परिस्थितियों में, जो जीवन की स्मृतियों में जो बचपन के अनुभव दर्ज थे, उसकी वजह से आज वो अपनी बेटी को लेकर भी परेशान है, और बार बार एक ख्वाब है जो उसे रह रहकर परेशान कर रहा है, उसका गला सुखा रहा है, और उसी ख्वाब का पीछा करते करते लेखिका ने पूरी कहानी की एक संरचना बुनी है हमारे सामने। तो ये कहानी का संक्षेप में सार है। अब जैसे जैसे अपन बात करते हैं इनके भिन्न पहलू पर, आगे आगे आप बताइए, फिर हम और सिरों को जोड़ देंगे। जैसा कि मैंने पढ़ा, शुरुआत के पैराग्राफ में जब चलते हैं तो ये क्लियर होता है कि न्यूज़ का मामला है और उनका बचपन में ऐसा कुछ हुआ होगा, तो पहले ही पेज में ये लग जाता है। लेकिन सेकंड थर्ड में आके लगता है कि नहीं, कुछ और रीज़न है, ये चाइल्ड अब्यूज़ का नहीं, कोई और रीज़न है। फिर क्योंकि बावली आती है, एंट्री करती है, उसकी पानी की खूबसूरती, उसकी गहराई, और वो जो ख्वाबों में गहराई आती जाती है, उतरती जा रही है, उतरती जा रही है। तो मसला फिर कुछ और लगा, जैसे साइकोलॉजिकल कुछ और ही पूरा हो, चाहे अब्यूज़ ना हो। फिर आगे बढ़ती है कहानी, फिर एकदम अचानक में लास्ट में वो ये चाइल्ड अब्यूज़ वाला मामला खोलती है। बीच के हिस्से में वो एक नया बंदा एंट्री करता है, उसमें जो है बहुत ही मतलब वो ऐसा दिखाना है कि कोई एक फीमेल है, लेकिन उसने दोस्ती भी कर रही है, लेकिन वो बिल्कुल ख्वाबी सी दुनिया, एक सॉफ्ट सी दुनिया उसके आसपास रहनी चाहिए। और ये जो जितनी भी कर्कश टाइप की चीज़ें वो नहीं होती, हम अचानक किसी मेल के साथ किसी गहराई में फिलोसॉफी के अंदर जा रहे हैं, जिससे हम पहले मुलाकात की नहीं हुई है और अचानक ही अंदर जा रहे हैं, तो एक प्रैक्टिकली नहीं होता है। लेकिन वहाँ पर लगता है महिला अपने आप को बहुत ही नाजों में पली है, बहुत नाजुक है, कुछ दुनिया नहीं समझती, कुछ नहीं समझती। वहाँ पर कहानी की किस तरह की बनी, फिर वहाँ से निकली है। फिर अचानक जब वो उसमें एंट्री चाइल्ड अब्यूज़ वाले मामले में बिल्कुल लास्ट में आकर के उन्होंने एकदम से एंट्री की, तो पहले लग रही थी और बीच में गायब थी, लास्ट में एंट्री की। कुल मिलाकर के था चाइल्ड अब्यूज़ का मामला ही बच्चे को किस तरह मन में रह जाती है बात, हम ज़्यादा ध्यान देते हैं बच्चे को, ये बात ठीक नहीं है। और वो किस तरह से बच्चे की परवरिश को ला रही है, वो भी सीन में दिखाया जा रहा है। उसमें भी अगर वो कहीं वर्किंग रही होगी, उसने उसको छोड़ दिया है, बाद में वो भी अपना डायलॉग कर देता है, बच्चे के आगे बढ़ है, वो जहाँ जा रही है उसको लिखता है एक्स्ट्रा केयरिंग। तो बीच में लगा कि कुछ और मसला हो सकता है, लास्ट में फिर वो चाइल्ड अब्यूज़ से आके एकदम अचानक से जुड़ गया। तो कुल मिलाकर मतलब कहने का तरीका अच्छा था, सारा जो भी चाइल्ड मसला भी ऐसा है कि इसे लिखना भी और वो ज़रूरी भी है, और जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया वो बांधे रखा शुरू से। कई कहानियाँ ऐसी होती हैं कि पढ़ते पढ़ते अचानक वो नहीं मिलता है, मतलब फिर भी दिल पे पत्थर रख के पढ़ जाओ, इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि दिल पे पत्थर रख के पढ़ा है। फिर लगा कि कुछ और खुल रहा है, फिर लगा कुछ और खुल रहा है, फिर लास्ट में वो शांति से कहानी होने पर आ गई। तो कहानी लिखने लगे। एक चीज़ जो तुमने बोली ना कि वो उसके संग एक मतलब जो लड़के के संग नीचे नेट से सीढ़ियाँ नीचे उतरती जाती है, वो उसका क्या मित्र था, अनजान थी, बहुत ज़्यादा अनजान थी, अचानक उसका पहली बार तो मित्र था और वो इन सब चीज़ों से परे थी, उन सब चीज़ों से जैसे उसके लिए शायद नहीं लगा, जैसे मैंने इसमें लिखा बेटी के पुरुषों के लिए होता है कि वो स्त्री ने हंस के बात की या उसके साथ बिल्कुल सी बिंदास बात की, तो वो उसका एक थोड़ा निमंत्रण समझने लगते हैं, है ना। बल्कि देह से अलग भी एक दुनिया होती है, वो ऐसा सोचती थी। वो उसकी घटना की क्या पुनरावृत्ति हो गई, बचपन में उसके साथ हो चुका था, दोबारा जब उसकी ऐसा हुआ तो उसकी पुनरावृत्ति हो गई, तो फिर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया उसके लिए। मतलब वो उसको मित्र ही मानती थी ना, उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि भाई इसका जरूरी मुझे है। लगता है उसमें दोस्ती नहीं वो नहीं, वो उसका कॉमन फ्रेंड था, फ्रेंड था, एकदम से नहीं लेती थी उसका और फ्रेंड था, और उसकी फ्रेंडशिप हुई। और ये उसकी अल्लड़ता कह लीजिए, या कुछ भी कभी अल्लड़ है या उसको जब वो एकदम थोड़ा नीचे उतर रही है ना, तो उसने लड़के के स्वरों में थोड़ा सा बदलाव महसूस किया, क्लिक हुआ उसको, पर फिर भी उसने अपने आप को निडर बना के लिमिट बोला है ना कि मैंने उसको लिमिट बता रखी है कि भाई शेखर के साथ मैं हूँ रिलेशन में, तो उसको होप भी नहीं था कि अब ये दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है तो ऐसा कुछ करेगा, ये उसको होप भी नहीं थी, इसीलिए वो उसके साथ लड़ते समय भी एक दो बार का स्पर्श उसको अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो उससे ऐसी उम्मीद ही नहीं करती थी। मतलब हर बार की जो मसला मेन था इसमें चाइल्ड अब्यूज़,
वो उधर क्या है उस टॉपिक पे लिखना ये बहुत बड़ा मसला है, छोटा नहीं है। नहीं, और इंग्लिश अपनी बच्ची के लिए सिक्योर मतलब रख रही है वो वॉचिंग रख रही, तो ये इसके लिए वो जरूरी तो है। उसके नहीं, और लत भी नहीं, वो उसके जो पास्ट में उसके संग जो हो चुकी है ना, वो डर है, वो उससे उपजा वो है, डर हावी है। वो डर हावी है। वो एक- नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली भी उसके होता है। साथ क्योंकि होता वो है, होता इतना नहीं होता है। नहीं, आजकल तो लोग समझ रहे हैं दादा आजकल होता है, आजकल तो अब बहुत नहीं आना, लेकिन वो जैसे और कहते हैं पीछे ना, टाइम पे बताओ, psychological। पेरेंट्स उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, ये बात सही है, लेकिन आजकल पेरेंट्स ध्यान दे रहे भाई हैं। आज हमने भी अपने छोटे बच्चे थे तो सबको भेजा ही ऑटो में बसेस में, लेकिन आज हमारी ग्रैंड डॉटर हम नहीं भेज रहे, छोड़ के आना लेके नहीं, आना, डर मतलब लग छोड़ होता है, के कहीं नहीं। है डर दिमाग में। नहीं, अब दादा नहीं, जागरूकता कोई बढ़ना स्मृति में चाहिए। ट्रिगर कर जाती है ना। मान लीजिए आपके साथ जीवन में एक्सीडेंट हुआ नहीं और भी बच होता है निमेशी, तो भी ऐसा है। मतलब हाँ। आजकल का जो आप रोज के आप न्यूज में पढ़ रहे हैं, आप पेपर खोलिए सबसे पहले ये छोटे बच्चों को अब्यूज, स्कूल, अच्छा फेसबुक खोलिए तो वो पियोन अब्यूज कर रहा है। नहीं, पर इन दोनों में कहानी में जो अंतर बताया गया है कि एक उसके साथ हुआ है, तो नेचुरली वो ओवर प्रोटेक्टेड, मतलब उसकी साइकोलॉजिकल स्थिति से बिगड़ गई है, मतलब उसका कितनी मतलब वो एक चिंता है, अति चिंता जो हो रही है बच्ची को लेकर के, वो बता रहा है कि देखो मतलब कि एक चीज का कितना फर्क पड़ रहा है, वो भी एक प्रोसेस में है, वो भी लेकर के, क्योंकि स्वयं के साथ आप घटित हो जाते हैं तो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, है ना, और एक होता है घटित हो गया हमारे साथ, तो हमारे साथ जब घटित हो गया तो हम अपने बच्चे के प्रति कितना और ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, तो एक मतलब कि एक रूटीन बिगड़ जाता है कहीं ना कहीं। और वो भी एक गर्ल इस कहानी हो सकता है, अगर उससे गर्ल ना होती हाँ तो शायद वो ऐसी ना होती, हाँ या वो इतनी बीमार ना हुई होती, बिल्कुल एग्जैक्टली। उसके संग उसके वो गर्ल और बताया नहीं होता। यहाँ आजकल बॉयज भी सब ऐसे ही हैं। हाँ, आजकल इस बॉयज भी टाइम- बहुत देखो नहीं कैसा वो कुछ नहीं क्या करेंगे। आजकल बॉयज का भी बराबर वो हम कम एक्सप्लॉइटेशन तो ध्यान देते दोनों हैं, तब हम कम ध्यान देते हैं जो होता तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पुराने समय से शुरुआत से हाँ, होता अब है, ज्यादा उभर और गया। अब इसलिए हम लोग उठा पा रहे हैं कि हम लोग एक्टिव हैं, एक्टिव है या हमें पता अब होता है। एक्टिव हैं और हम जागरूक हुए हैं, होता उतना पहले पता भी चलता था, है। होता पहले होता भी। था, साहित्य हमें जागरूक तो करता ही है, बाकी ये तो अंदर एक प्लस अंदर पॉइंट है। से सोशल मीडिया हाँ। अब जागरूकता पहले की लेडी भाई जागरूकता के अलावा लड़कियों में पहले डर होता था, मतलब कोई चीज हुई ना वो मुखर नहीं होती थी, दबा दिया जाता था, उनको ये लगता था कि क्यों बताना है, ठीक है चुपचाप बैठ। इवन मदर को भी बोलते थे तो भी मदर भी कहते कि आप आगे नहीं कहना, वही वाली बात सहना, जैसे अपन ने प्रेम हाँ। पिक्चर में देखा था कि राजपूत है तो सहना, सहना। कि ये हो गया और ये नॉर्मल बात है राजपूतों के लिए, तो बहुत ग्रांटेड था पहले ही लेना कि भाई इसको तो लेना ही लेना है। घर में भी अब्यूज हो रहे हैं बच्चे तो भी कोई बड़ी बात घर नहीं, में ही होते हैं। घर में ही ज्यादा हो गया और स्कूल कॉलेजेस में तो अब ज्यादा होने लगे हैं। पहले इतना या तो उनके टीचर्स खराब नहीं थे, हाँ, पहले इसी तरह की एक कहानी पढ़ी थी मैंने पहले, उसमें लेखिका ये बोलती है कि मतलब एक बच्ची होती है, उसको उसका उसकी फूफा नहीं होती ना, वो उससे रिलेटेड थी, वो छोटी होती है तो वो सेम इस वाला है कि भाई अब्यूज करते हैं, तो उसकी माँ उसको वो उसका याद रहेगा, बाकी पूरी कहानी तो चलती रही, लेकिन उसने बोला कि जब वो बेटी अपनी मम्मी से बोलती है कि ऐसे हो गया, फूफा जी आते तो मत भेजा करो, तो उसकी माँ कहती है कि ये किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि पुरुष की जो गलती होती है ना, वो पानी में बैठा पत्थर होता है, वो कभी किसी को नजर नहीं आता, लेकिन अगर तू बताएगी तो औरत की गलती जो होती है ना, वो बहुत होती है, हमारी वो होती है, वो कितना भी आप प्रयास करोगी तो पानी के ऊपर आएगा, सबको दिखेगी, तो फूफा जी को कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन तुम्हारे लिए प्रश्न चिन्ह बन जाएगा हमेशा। तो उसके बाद वो जो इसमें हुआ वैसे ही उसकी मेंटल स्थिति हो जाती है, वो बहुत सारे पुरुषों से अब्यूज होती है, लेकिन वो कभी बोल नहीं पाती है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वही बात होगी ना, दबाव दी ना उसका, ये फूफा जी थे घर का दबाव थे तो वो बोल नहीं पाई। अगर कोई माँ भी बोल पाती हो क्या पता, पहले के जमाने में होती थी, ऐसा भी नहीं है अब पहले के जमाने में क्या, अभी अभी भी भी हो हो रहा रहा है। है, सब कुछ हो रहा है। मेरा बेटा ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर वही सकता, घर से ही शुरू करना है अपन को, घर से तो होता है ना, घर से ही करना है। कौन करता है, माँ प्रोटेक्ट करती है, बीवी प्रोटेक्ट करती है, पत्नी बहन प्रोटेक्ट करती है, उन्हें मतलब नजर, और यही तो चीज है जो उनको बिंदास कर लेते हैं, उनको डर नहीं है, लड़कों को या आदमियों को डर नहीं है। वही है, कल उदयपुर वाली मीटिंग में फिर बताऊँ। वो कहानी से विषयांतर हो जाएगा बाद में, फिर कहानी पर हाँ बाकी कहानी मैं लिख लेती हूँ, आराम नहीं, से, अच्छा है, बहुत बहुत अच्छी अच्छा है। बात है, लिखना सबको चाहिए। बाबरी कहानी एक ऐसी स्त्री की कहानी है, या यूं कहें कि एक माँ की कहानी है जो अपनी अबोध बच्ची की सुरक्षा को लेकर बेहद तनाव में रहती है
अंतहीन तनाव, वो तनाव जो और बेचैनी जो उसके साथ बचपन में घटी घटनाओं से उपजा है। वो है जो एक बुरे सपने की तरह हरदम उसका पीछा करता है। पूस माह की ठंडी रातों में उसे पसीने से लथपथ कर देता है। अब वो भय भूतकाल से वर्तमान में तब्दील हो गया है, क्योंकि अब उसकी वो संतान के लिए है। लेखिका ने इस भय को बड़ी कुशलता से उभारा भी है, जो साफ दिखता है। स्त्री किरदार के बचपन के कटु अनुभव उसे अपनी बेटी के प्रति बेहद खौफजदा और बेचैन रखते हैं। कैसी विडंबना है कि घर जो सबसे महफूज जगह मानी जाती है, जहाँ उसके अपने लोग रहते हैं, उसी जगह पर उस घर की बच्चियाँ असुरक्षित हैं। घर भर में भर भर के लोग थे, तो किसी को तो समझना था मुझे, किसी को तो बचा लेना था मुझे, खासकर माँ को। पर उस भरे पूरे परिवार में क्या किसी को इतनी समझ नहीं थी, या किसी के पास इतना समय नहीं था? सबके अपने काम, सबकी अपनी अपनी दुनिया। ये कहते कहते उसका फूट फूट कर रोना सारी कहानी कह देते हैं। लेखिका ने माँ के अंतर्गम को बड़ी कुशलता से उभारा है कि जो बचपन में उसके साथ घटित हुआ था, कहीं वो उसकी बेटी के साथ ना हो जाए। यही वजह है कि उसे अपनी बेटी के लिए कुछ भी सुरक्षित नहीं आता, न घर, न स्कूल, न लिफ्ट, न क्लब, न प्लेग्राउंड। अपनी 2 जोड़ी आंखों का पहराव वो उन पर लगाए रखती है। हालांकि वो ये बात भी जानती है कि ये जो मेरा व्यवहार है या जो डर है, वो उसकी बेटी के मानसिक और स्वस्थ विकास के लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो बच्ची है अपनी भय के हाथों। कहानी में जब वो एक सेमिनार अटेंड होती है और उसका वक्तव्य चल रहा है, बेटी को उसने अपने सामने बिठाया हुआ है और उसकी आंखें उसे प्रोटेक्ट कर रही हैं। दूसरे क्षण उसकी बेटी वहाँ से गायब हो जाती है, तो उसकी बेचैनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है और वो स्टेज से उतर जाती है। मैं समझती हूँ इस कहानी में 2 मुद्दे साथ साथ चलते हैं, जिसमें एक में फिजिकली अब्यूज का मुद्दा है, तो दूसरा साइकोलॉजिकल, मानसिक बीमारी। बचपन में घटी कोई भयानक घटना या डर, उस घटना की पुनरावृत्ति इंसान को इतना डरा देती है कि वो अपना सामान्य जीवन भी नहीं जी पाता। उसके भीतर एक डर सा पसरा रहता है। बावरी प्रतीक है किरदार की मानसिक उतरता, जो अपने मन के अंधेरों में उतरती जाती है, लेकिन कभी सीढ़ियों का अंत नहीं आता। बावड़ी की तलहटी में जमी हुई कीचड़ और काई प्रतीक है उन कटु स्मृतियों का, जो उसके मन मस्तिष्क में जम गई हैं, जिन्हें वो खुरचकर साफ भी नहीं कर पाई, जो उसके भयानक सपनों का कारण भी है। ये एक अलग एंगल है जो मुझे दिखा कि इस तरह की ही घटनाएं मानसिक बीमारियों को जन्म देती हैं। हमेशा नहीं होता ऐसा, हमेशा कभी कभी केमिकल लोचा भी होता है हमारे दिमाग में। हम कई बार सुनते हैं ना कि फला पानी से डरता है या सोते सोते चीख पड़ता है। आप पानी पी लो। उनको भी 2 गोली दे देना। हाँ बोला था मैंने, सर्दी की रातों में पसीने पसीने हो जाता है, या कभी कभी पति पत्नी की अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं निकाल पाते हैं। इन सबके गर्भ में हमारे जीवन में घटित हुई घटनाएं होती हैं, जो लोगों को घुट कर जीने के लिए मजबूर करती हैं। ये कहानी उन पुरुषों की भी है जो किसी सौम्य औरत से खुलकर बात करने, बिंदास रूप से रहने को उसकी ओर से खुला निमंत्रण समझ लेते हैं। उन्हें लगता ही नहीं कि देह से अलग भी एक दुनिया है। बात करते करते अचानक वाक्यों को छोड़ देना लेखिका का अपना तरीका हो सकता है, पर थोड़ा खींच भरा लगा मुझे, क्योंकि कोई चीज़ होती है जो लेखक को प्रभावी बनाती है, पाठक बिना के पढ़ता जाता है। मुझे नहीं पता कि वो क्या है, शायद मैं भी अनुभव से जान जाऊँ, लेकिन कविता जी के लेखन में वो मुझे मौजूद लगा। ऐसी क्या होती है? हाँ, रुक रहे हैं ना, बिल्कुल कहीं कहीं एकदम रुक जाते हैं। हाँ, एकदम ही वो छोड़ देते हैं बीच का सेंटेंस। जैसे पढ़ा मैंने 1-2 बार तो बताऊँ तो नहीं है, गैपिंग है, काफी गैपिंग इस कहानी में हाँ, गैपिंग है। मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ सेंटेंस और आना चाहिए था, शब्द और आना चाहिए था, और वो नहीं खत्म हो गया। तो मतलब होता होगा, ये कोई बड़ी लेखिका है तो उनका कुछ होगा, मुझे नहीं समझ रहा है इसकी शैली या लिटरेचर बता पाएंगे। ऐसी कहानियाँ लिखना बेहद चुनौती भरा होता होगा।
लेकिन पढ़ना और उसके साथ बात करना एक औरत होने के नाते मुझे थोड़ा प्रभावित कर गया। कई बार मैं सोचती हूँ कि घर के पुरुष या आसपास के पुरुषों को इस तरह की बातें करना या इस तरह की हरकतें करना क्या उन्हें डराता नहीं है, या समाज का या परिवार का डर नहीं लगता उन्हें कि अगर किसी को पता चल गया तो भी क्या होगा। पर मैंने जब लोगों के अनुभव तलाशे या आसपास की ऐसी बातों पर मैंने किसी से चर्चा की तो लगा कि हम औरतें ही तो ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब ये वाले मैं भले ही विषय से भटक रही हूँ पर लेकिन ये मेरा कुछ विचार है। बस और तो क्या है, ये मैंने इसलिए लिखा है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। ये अपन बाद में बात करेंगे, वो अलग एंगल है इस चीज का। और बहुत अच्छा लिखा है आपने। लिखने से क्या है कि आपके जो विचार हैं एक ज़्यादा अच्छे तरीके वो क्या एक चीज आती रहती है ना दिमाग में, तो भले वो आगे पीछे लिख लेती हूँ तो इसका क्या लिखने का जो स्टाइल था उनका कविता लिखा, जैसे जैसे इन्होंने दिखाया कि हॉल का लाइव बहुत लगती है कहानी, जैसे कि चलती है या बिल्कुल नॉर्मल घटनाएं होती हैं उस पर लगती आ रहा है। तो वो तो है ही, उन्होंने बेस तो वही लिया है कि नॉर्मल जो उनके साथ घटी भी हुआ है आजकल होता भी है, और एकदम से बच्ची का गायब हो जाना तो अपन को भी डर आता है कि कहाँ चली गई बच्ची। वो बाद में किसी के साथ जलेबी लेके आती है तो एक बार तो हम लोग भी सोचते हैं कि किधर चली गई बच्ची या कोई ले गया, तो बांध के तो डर लेते हैं। हाँ भीतर बैठे हुए डर डर आपको से निकल निकल आता आता है। है जैसे भी। हाँ बोलिए आपको आपको कुछ हाँ, ये जैसे कि बाबरी कहानी का एक आपने वो अच्छा इसकी शीर्षक का भी विशेष मुझे ठीक लगा। मैं ही सोच रहा था कि उसकी जो आंतरिक मतलब कि जो मन है, हाँ घुटन है, वो बाबरी उसका प्रतीक है। और बाबरी से उसका ये मतलब है कि उनका कोई अंत नहीं है उसके, जो उसको सैटरैक लगा है बचपन में जो उसका वो अभी तक पीछा करता जा रहा है। और इतना पीछा किया है कि उसको वो अपने बच्चे के प्रति इतना इनसिक्योर और वो भयभीत हो गई है कि वो उसका बचपन को भी एक सही ढंग से जीने नहीं दे रही है। तो एक घटना नहीं है, उसके साथ जो भी 2-3 घटनाएं घटी होगी जो हेल्दी नहीं है, हाँ, जो कि हेल्दी नहीं है, बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए अच्छी नहीं है, ये जानते हुए भी असुरक्षित और वो भयभीत बन गया है। दूसरी बात यह है कि मैं इसमें एक जो उसके जो मित्र से जो उसका इंटरेक्शन होता है, यहाँ मेरे ख्याल में वो अच्छी तरह से बता नहीं पाई है, वो घटना ने भी उस पर प्रभाव डाला है। वो भी मित्रता को वो सहज रूप से नहीं ले, पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब कि एक वो हालांकि उसके निडर होकर के उसके साथ उतरती है, उसके साथ वो एक बार जो भी किस करता है वो, फिर भी मैं समझता हूँ कि असहज महसूस कर रही है, जान पहचान होते भी वो घटनाएं पीछा कर रही। यहाँ पर लेखिका बहुत मैं समझता हूँ कि सही ढंग से चीजों को प्रस्तुत नहीं कर पाई है। तो आप कई चीज गैपिंग कहते हैं, यहाँ पर मुझे यहाँ भी गैपिंग लगता है। तो ये सही है कि उसने एक विचार को बहुत अच्छे तरह से कहानी के रूप में रखने की कोशिश की है, लेकिन जगह जगह पर जो उसकी गैपिंग है वो बताता है कि उसका, मुझे नहीं लगता है कि उसका पर्सनल बहुत ज्यादा अनुभव है, सुनी सुनाई बातें ज्यादा है और उसको लेकर के उस कहानी का रूप उसने देना चाहा है, कोशिश की है उसने, पर जो गैप अंतराल जो हमें नजर आता है तो कहानी के हम कह सकते हैं कि अंतर गुंफन में कमियां हैं। इसीलिए बिल्कुल आपने जो महसूस किया मैंने महसूस किया। नहीं मतलब मुझे लगता है ये तो एक तरह से औरत की बायोग्राफी है। हाँ जो हाँ, कहानी कम है और बायोग्राफी ज्यादा है। बिल्कुल। और जो स्टेशन पूरा अपडेट हुआ तो ये लेखिका ने एक किरदार रचा, हाँ। एक किरदार बनाया है, उसकी बायोग्राफी उन्होंने प्रस्तुत की है उसी के दृष्टिकोण से। बिल्कुल बायोग्राफिक कहानी टाइम लगती है, कहानी जो बनती है ना वो उस तरह का उसका अंतर्द्वंद हाँ, उस अंतर्द्वंद को उसने बताया है और वो गैपिंग में चल रहा है उसका, मतलब वो बिल्कुल कंटिन्यूअस सीरीज में कहानी में कंटिन्यूअस सीरीज में चीजों को समेटते हुए चलती है, वो नहीं है। नहीं पढ़ी है, इसमें कई कहानियां थी नहीं पढ़ी है। दूसरी चीज पर चूंकि हम कह सकते हैं कि कहानी में नयापन, नवीनता, इसमें कोई दोहरा नहीं कि नई चीज नए विषय को उठाया, नवीनता इसमें कि नए विषय को उठाया है और उसको कोशिश की है कि अब पाठकों के सामने बखूबी से उसको रखे। तो उस रूप में ठीक है, नवीनता है तो हमें आकर्षित करती है कि भाई ये चीज को जानकारी भी देती है, आकर्षित भी करती है। उसके पूरे मानसिकता पर छाई हुई है
बताता है कि वो केवल अपना ही अपना उसका खुद का जीवन भी मतलब कि लगता है कि गड़बड़ हुआ है, उसके आगे इस चक्कर में वो अपने बच्चे का जीवन भी मतलब कि वो नहीं करते मतलब। और ये बहुत नॉर्मल चीज है, ऐसा हाँ। नहीं है कि बहुत अजीब चीज है, बहुत होता है। हाँ बहुत सारे अगर जिसके साथ घटित नहीं होता वो भी होता है प्रदूषण, अपने बच्चे के लिए हर कोई होता है। अग्रेसिव होना एक बात होती है, ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव भी नहीं, उसके मन में तो डर है बस, डर। डर है। और डर का मात्रा ज्यादा है, वो लगता है कि उसके साथ बहुत ज्यादा हुआ है उसकी लेखिका के साथ यानी वो कथा बातिका के साथ, इसलिए वो साइकोलॉजिकल भी तो कहानी चलती है, रात को बार बार वो उठती है, बैठती है। कोई रेत डाल रहा है या मैं पानी चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे आप लोग कह रहे हैं ये गैपिंग है, मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल कहानियों की खूबसूरती है कि कुछ कह रहे के कुछ ना भी बताया जाए, कुछ कह के कुछ छोड़ भी दिया जाए, क्योंकि हम सब अंत तक पहुंच रहे हैं और विचार कर रहे हैं, तो वो गैपिंग उस स्तर की नहीं है कि जो अखरे आपको पढ़ने में। और हो सकता है कई बार लेखक जान करके जो 3 बिंदियां लगी हुई है कुछ स्थानों पर, तो हो सकता है कि पाठक सोचे, सबके अपने अपने अनुभव के आधार पर सोचे, ये हो सकता है। और ये क्या है कि जो मैं शैली की जो कहानियां होती है ना, ये मैं शैली है ना, वो आत्मकथात्मक या ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म में होती है, आत्मकथात्मक। तो मैं शैली की कहानी लगभग आपको इसी पैटर्न पर लगेगी, जो मैं शैली होती है जिसमें फर्स्ट पर्सन में जो कहानी कही गई है। तो मैं शैली में बाहर का जीवन नहीं होता, भीतरी जीवन ही होता है। भीतरी जीवन का कोई अनुभव हो सकता है, आपका निजी ऊहा-पोहा हो सकती है, जीवन के द्वंद्व, संघर्ष, और उसमें जो व्यक्ति जिस तरह से लेखन में थोड़ा मांझ लेता है अपने आप को, हर एक की अपनी अपनी उसको कहने का विकास या कहने का जो तरीका है वो अपना अपना हो सकता है। तो मैं शैली की कहानी है, जो कविता की 80% कहानी है मैं शैली की ही कहानी है, वो खुद भी कहती है। और इस कहानी में भी उनका निजी जीवन है, मैं थोड़ा निजी जीवन में भी उनको जानता हूँ, तो निजी जीवन भी है, वो दिल्ली में भी रही हैं, पत्रकारिता भी कर रखी है उन्होंने, और एक छोटे गांव से आकर कोई व्यक्ति महानगर के अनुरूप अपने आप को बनाना चाहता है, उस महिला की भी यात्रा है कि भाई मैं अपने परवरिश से या अपने छोटे शहर की मानसिकता से इतनी जकड़बंदी खोल रही हूँ, तो क्या महानगर मुझे स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। उस स्वीकारोक्ति के लिए प्रशांत का जो मित्र निमंत्रण है वो स्वीकार कर रही है, और प्रशांत चूंकि शेखर के मित्र हैं, अब वो मित्र होने के बाद वो सोचती है कि महानगर में मित्रता तो कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि महानगर में तो मित्रता करनी भी पड़ती है, काम एक दूसरे का काम जानने के लिए, करने के लिए, और एक फ्री सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर होता है, कॉस्मोपॉलिटन समाज का जो स्ट्रक्चर होता है, तो महानगर में तो एक आम फहम बात है, उसमें कोई ऐसा कोई है नहीं कि इसके बारे में आप बात करें, कैजुअल वे में बात है। तो वो उस तरह से उससे मित्रता निभाना चाहती है, और उसको भी लग रहा है कि हाँ, और उसको लग भी रहा है कि भाई वो शेखर का मित्र है, और शेखर इतनी खुली सोच का है कि उसने कहा कि भाई किस करने के बाद, शेखर तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो कि पहली बार ही तुम्हें किसी ने चूमा होगा क्या शेखर। तो शेखर और हम दोनों साथ रहते हैं, लेकिन शेखर ने मुझे कभी इस तरह से वहां छोड़ा हुआ, वो तरह से आपके ऊपर छोड़ा हुआ, आप अपने इंटरप्रिटेशन को अब सोचिए, विस्तार दीजिए अपने, तो वहां कह देंगे तो फिर वो तो हो जाएगा कि स्टीरियोटाइप हो जाएगा, सारी चीजें कह दी। कई बार कहानी की, फिल्म की खूबसूरती ये होती है अनकहे में अपना कहा खोजना पड़ता है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो उसमें इस कहानी की खूबसूरती ऐसी है कि ऐसे विषय पर हमने 50 कहानियां पढ़ी, लेकिन हो सकता है कि जो गैपिंग का इनका जो नरेटिव स्टाइल है वो इन्होंने खोज के उसको रोचक बनाया है। बावड़ी का एंगल लिया, और बावड़ी का एंगल लेते हुए उन्होंने गले की प्यास, बदबू, गंधक, सब उसके एलिमेंट के इर्द गिर्द ही, और उसको नारी से भी जोड़ा है, समाज से भी जोड़ा है, और उनकी व्यथा कथा भी कही है। आप देखो, तो हो सकता है जो उनके नैरेटिव स्टाइल, उन्होंने इस तरह से विचार किया हो कि भाई मैं कुछ जगह, कुछ स्थानों पर कुछ चीजों को छोड़ दूंगी, तो हो सकता है कि रोचकता में लोग अलग तरह से सोचें। बाकी ऐसी कहानियां तो हमने अखबारों में 50 पढ़ी है, मतलब अंत ही नहीं है, और गाहे बगाए हर या तो परिवार में या मधुरिमा में ऐसी कहानी आती ही रहती है, आती ही रहती है। मतलब एक तो सपाट बयानी में सब कुछ बता देना, और एक क्या है कि अंतराल में कुछ जगह छोड़ देना, और छोड़ने के लिए, लेकिन अब हम कोई ये नहीं कह रहा है कि हमने आधी कहानी पढ़कर छोड़ दी, हम बहुत जटिल लग रही है, पढ़ हम सब रहे,
ये आप देखिए अगर हाँ नहीं, कहानी में जटिलता उतनी नहीं है, आप जो कह रहे हैं ना जटिलता नहीं है, दूसरी क्या है कि कहानी में नवीनता का नया विषय है, तो आप कहानी पढ़ाने जाती है, कहानी उसमें कोई बात नहीं। गैपिंग है, आप बोलते ना कि अनकहा खूबसूरती, मैं तो सहमत नहीं हूँ। जो गैपिंग है वो है बिल्कुल, और जगह जगह पर लगती है। आपने कहा ना एक वो घटना आती है, वो घटना आती है, इसके बीच में एक कहानी में तारतम्यता होनी चाहिए, वो फूटती है। और वो आपको लगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। ये तो लगा कि शुरुआत तो हुई सीधे चाइल्ड हाँ। मन लगता है कि उस लेखिका ने जो भी उसका मेन किरदार है वो चाइल्ड अब्यूज से गुजरा है, वो उसके मन में बैठ गया, इसी वजह से वो बच्चे की केयर कर रहा है। फिर बीच में आते आते जब बावड़ी आई, फिर वो नया बंदा आया, उससे लगता है कि नहीं मसला चाइल्ड अब्यूज का नहीं है, कुछ और है। हाँ। फिर पढ़ने लग जाते हैं हम कि और हाँ, कुछ और फिर है, कुछ और। हाँ। लास्ट लास्ट में कुछ और। अचानक से चाइल्ड अब्यूज आता है। मतलब हाँ। ये है कि कहानी आपको बांधे रखती है, छोड़ने के लिए मौका नहीं देती, क्योंकि उसमें एक रहस्य छुपाया रहता है, रहस्य छुपाया, कुछ हाँ। रहस्य छुपाया, आगे बढ़ती है। नहीं, अब क्या है कि जो चाइल्ड, gap है ना जो, हाँ बोलिए। मतलब आपने मुझे बता दिया gap का, जैसे है ना जैसे ये कहते हैं अक्सर, हम्म, हद करती हो तुम भी, हम्म, ये लगातार हो रहा है। बेटी आंखों से ओझल नहीं हुई कि हम्म, उसे जीने दो उसका बचपन, हम्म। इस तरह तो सोचती हूँ मैं भी, इस तरह तो जानती हूँ मैं भी, इस तरह तो मतलब वो है जो आप कह रहे हो कि छोड़ दिया, कि मुझे पता थोड़ा हो सकता है मैं इतनी ऊंचाई तक पढ़ूं। नहीं, वो थोड़ा सा नहीं अपने इसमें ऊंचाई की बात नहीं, नहीं, अपना हम आप जैसे लोग को पढ़ने वाले नहीं हो कि लेखन लिख के क्या खुद पढ़ेगा बैठ के देखते मैं क्या बहुत कम पढ़ता हूँ ना, तो मेरे को अलग अलग बार चेंज हो रहा था, कुछ अलग टॉपिक अलग ऐसे ही चेंज हो रहा था। मैंने लास्ट में आगे पता चला कि वो गीतांजलि श्री ने जो रेत समाधि में जो एक वाक्य विन्यास का स्टाइल फॉर्म किया ना, वो सामान्य जैसे सेंटेंस फॉर्म होते हैं उससे थोड़ा सा भिन्न है, आपने भी पढ़ी होगी। तो बस उसी तरह से कुछ ये घालमेल और प्रयोग किया हुआ है। एक हमारा पढ़ने की एक आदत होती है, उसको थोड़ा सा आदमी ट्विस्ट कर देता है, तो बस तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक सिस्टमेटिक फॉर्म में पढ़ने का आदि, उसको गैपिंग लग सकता है। मुझे लग रहा है कि ये छोड़ दिया है उसके ऊपर, हाँ, कि भाई मैं अपनी तरह से उसमें संभावनाएं तलाशूं। एक चीज और मैं पूछूंगी, अभी आपने बोला ना मैं फर्स्ट पर्सन में कहानी लिखी हाँ। जाती है, तो मतलब फर्स्ट पर्सन में जो कहानी लिखी जाती है उसके पार्टनर को पढ़ के ऐसा क्या लगता है सेंस में, मतलब लेखक ने अपने बारे में ही लिखा है 90% लेखक के खुद के निजी अनुभव ही और होता है। अगर वो वही मैं की जगह कोई और नाम डाल दे तो मतलब लग जाएगा कि दूसरे के ऊपर है। ऐसा हो सकता है, मतलब मैं में मुझे नहीं, हो लगता है सक- कि मैं में लिखने में आसान है। जहाँ हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली ये बात है। फर्स्ट पर्सन में कहानी लिखना आसान होता है। लेखक के अगर हम लिए। किसी और का नाम देते हैं ना, तो हम बोलना चाह रहे हैं, फिर हम उसके साथ जोड़ना है। अब वही है, तो वो इन्होंने लेखक को ये नहीं लगता कभी लेखिका को, जैसे कोई लेखिका 40 कहानियां लिखी, हाँ, हर एक में उसने मैं डाला, तो उसको ऐसा नहीं लगता होगा कभी कि मतलब कोई नेगेटिव चीज भी है या ऐसी है, तो ये पाठक जज करेंगे कि ये सब कुछ मेरे साथ वही हुआ तो है। मैं जानना चाहूंगा निवेदी को इतना पढ़ते हैं, मैंने कहा इतना पढ़ा लिखा नहीं, कई बार हमारे comfort- एक या दो को छोड़ के बाकी मैं हूँ। वही क्योंकि शायद स्टाइल होते हैं। एक बहुत पहले एक वो होते थे नॉवल लिखते थे राजहंस, अगर किसी ने पढ़े हो तो हर चीज में उनका था होता था, चला गया था। नहीं, इनके जैसे अनुभव है कि भाई बिहार के छोटे शहर से आती हैं और इनकी अम्मा के ऊपर इन्होंने उलटबासी कहानी लिखी है। अब मैं और थोड़ा विस्तार दे रहा हूँ, उलटबासी तो आपने भी पढ़ रखी है। ये क्या है कि 9 बच्चे हुए थे और माँ बहुत कविता में की मदद माँ के अनुभव पर उलटबासी, और पिता बहुत जल्दी जीवन से चले गए। ठीक है, तो एक बहुत गरीब परिवार से कोई लड़की आती है और बड़े शहर में पढ़ने या रोजगार की तलाश में आती है, और उसके बाद उसको बचपन कैसा मिला होगा कि जहाँ पर 12-13 साल की उम्र में उसकी अम्मा ब्याह दी गई है, उसके 9 बच्चे, 9 में से जो 2 मृत हो जाए, 7 जीवित बचे। उसके बाद उनका लालन भरण पोषण, और लालन भरण पोषण में आपको पता है कि लड़कियों का अलग तरह से हुआ होगा और पुरुषों का अलग तरह से हुआ होगा। तो वो जो आपकी जो परवरिश और कंडीशन है ना, वो जो मैं जो आपके जो मैं भी और मैं आपका दुश्मन भी बन जाता है। मैं कंफर्ट जोन इसलिए है कि जीवन के अनुभव एक बार तो आपसे बहुत सारी चीज़ें लिखा जाते हैं, हो सकता है कि 5, 6, 10 कहानियों में बहुत अच्छी भी लगे, लेकिन फिर हम चाहेंगे कि भाई एक लेखक का विकास भी होना चाहिए। आपका एक स्वाद मुझे पता है
कि भाई ये कहानी ऐसे लिखता है। मैं आपकी 3 किताबें पढ़ चुका हूँ, चौथी किताब से मैं उम्मीद करूंगा कि मैं आपका पाठक आपसे कुछ बेहतरी की उम्मीद कर रहा है, एक फिल्मकार से एक अलग तरह के सिनेमा की उम्मीद कर रहा है कि मैं अब आपका पाठक हूँ, आपके एक फॉर्म को मैं पहचान गया हूँ कि आपकी इस शैली की गठन की कहानी होती है। लेकिन एक अच्छे लेखक बनने के लिए अपनी शैली को तोड़ना और उस शैली को लांघना, और वो चुनौती होती है, और वो चुनौती किस रूप में स्वीकार करते हैं वो आपकी यात्रा है। तो वो एक चुनौती है। और और जरूरी नहीं है हर बार अपन मैं लिख रहे तो अपने ऊपर ही लिखो। हाँ, कोई जरूरी नहीं है, कोई मुझे जरूरी तो नहीं। मेरा ये कहने का मतलब वो थोड़ा ज्यादा डूबने का मौका मिलता है, ज्यादा महसूस नहीं, फिर होता है, और आप अब उसमें इंटरपर्सनल हो जाते हैं। और मैं मानता हूं कि लेखक को इंटरपर्सनल नहीं होना चाहिए, किरदार तक ही सीमित रहना चाहिए। इंटरपर्सनल होने पे कई बार लेखक खुद नैरेटिव में हावी हो जाता है। ऐसा लगता है कि जो लेखक है ना वो ज्ञान दे रहा है, कई बार कहानी पीछे रह गई, ज्ञान कई बार होता है। मान लीजिए आप एक्टिविस्ट हैं और आप कहानियां भी लिखती हैं, और मैं शैली में आपने कहानी लिखी है, तो कई बार आपका जो एक्टिविज्म है ना, अब एक सब्जी वाले की कहानी है और सब्जी वाला चौराहे पर खड़ा होकर ज्ञान देने लग गया, तो मुझे लग रहा है कि आपका एक्टिविज्म कहानी के ऊपर हावी हो गया। ये अगर ये आपको हटाना आता है तो आप लिखिए, कोई एक्टिविस्ट सामाजिक कार्यकर्ता। हाँ, मतलब एक सब्जी वाले की आप कहानी कह रहे हैं या कोई भी मतलब कि आप उसको समाज को सुधारने का ठेका ले लेते हैं। हाँ हाँ, ये तो एक्टिविज्म है। कहानी का समाज को सुधारने का ठेका नहीं है। हाँ। कहानी एक अपने तरीके से एक विधा है, वो पर कुछ इसका एक फायदा भी तो है ना कि लोग जल्दी कनेक्ट हो। अब ये आप नहीं कह सकते जल्दी कनेक्ट नहीं, होते। जल्दी कनेक्ट होते हैं। आप खुद देखिएगा मैं कभी दिखाने में। हाँ, लोग जल्दी कनेक्ट होते हैं। जैसे आप जब उठेंगे ना, हर किसी को क्यूरियोसिटी होती है किसी को जानने की। क्या आप बात किसी थर्ड पर्सन के बारे में जानते बताइए, आपके क्वेश्चन मार्क कम आएंगे। तो ऐसा हुआ होगा अखबार में आते हैं, हम नहीं जानते हैं। नहीं, अब इसमें 2-3 कैटेगरी है, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे कनेक्ट एक तो जल्दी होते हैं, ये तो नहीं, मेरा कनेक्ट तो भी- होंगे। जैसे एक तो होते हैं जो हम अखबारों में, जो हम बुधवार को जो मधुरिमा और परिवार में जो कहानी आती है, एक उसको पढ़ने वाले 20,000 लोग हैं, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और उनको बिल्कुल हल्की फुल्की ऐसी चीज, चाहे वो ऑफिस में काम कर रहा है या बेलन भी चल रहा है और वो पढ़ लिया, उनको इतना ही जीवन में पर्याप्त है। और जो 10,000 में से 20,000 में से 500 लोग ऐसे हैं जिनकी भूख आगे वाली है, तो वो आगे की तलाश में कुछ बेहतर की ओर जाएंगे। पर हाँ, ये भी तो है ना कि जैसे कोई भी इंसान है, हाँ। अब एक मूवी को एक बार देखता है, 2 बार देखता है, 3 बार। अब जैसे आप ये मैं वाला लगे कनेक्ट जल्दी करेगा, लेकिन अगर आप हर चीज में मैं परोसेंगे तो क्योंकि वो जो लेखक है वो पाठक के लिए परिचित हो चुका है, तो फिर पाठक को उसमें इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ तो यहाँ उसको नवीनता की फिर जरूरत पड़ने लगेगी, क्योंकि एक ही बुक को आप कितनी बार पढ़ेंगे। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अपना अगर इतना परोसे जा रहे और उसमें हैं। मैं फिर वैरायटी लाना बहुत जरूरी है। आप एक क्वेश्चन तो क्या है कि वो कह रहे थे कि वो हावी होता है, आपके अन्य चीजें हावी होती जाती है, कहानी पीछे छुट्टी चल जाती है और बाकी ऑटोमेटिकली हावी होने चली जाती है, जो आपको पता नहीं लगता है कि आप हावी हो रही है। जैसे आप सब लोगों को एक तो कविता की सिंह वाहिनी कहानी पढ़नी चाहिए। वो याद है, वो चोटी वाली दुर्गा के रूप में इंदिरा से, और जो 20 साल का दशक का समय लिया हुआ है। मेरे पास तो किताब वो लोग ले गए थे, वो मिली नहीं, मैं खोज के ढूंढ सा नेट पर अवेलेबल। और रेणु विशेषांक निकला था, पिछले साल निकला या पिछले से पिछले साल, रेणु विशेषांक। वो कहानी आप सब लोगों को पढ़नी चाहिए। तीसरी कसम उर्फ महुआ घटवार, इनको डूबना होगा। वो कविता की मतलब सीमा से बाहर की कहानी और अच्छे से निभाई, उसको उसने बहुत जोर लगाया, जोड़ लगाया ना। हालांकि मैंने उसकी भी आलोचना की थी, लेकिन वो जोर लगाया। आपने मारे गए गुलफाम कहानी पढ़ी है? तीसरी कसम मारे पिक्चर नहीं, पिक्चर मारे गए गुलफाम, पिक्चर में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बताते हैं, कहानी अलग है। मारे गए गुलफाम कहानी का नाम यही है। हाँ, मारे गए गुलफाम को ही मतलब ये हीरामन और बाई के अंदाज में अलग तरह से अपनी तरह से कही है। तीसरी कसम उर्फ महुआ घटवार, इनको डूबना होगा। कविता ने कहानी लिखी है, मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि आदरांजलि है रेणु के लिए। वो कहानी आपको पढ़ना चाहिए कि भाई रेफरेंस वही है जो मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम फिल्म है, लेकिन उसको अपनी तरह से पिरोया है और समय काल भी वही है, लेकिन उसको अंदाजे बया है वो उनका खुद का नहीं, है। उसमें और अंतर यह है कि ये जो रेणु ने जो कहानी लिखी है वो हीरामन की पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, हीरामन क्या क्या करता है
और किस तरह से हीराबाई के संपर्क में आता है, वो सारी चीजें हुई। अब उसके इन्होंने चलाया तो जो कविता ने कहानी लिखी है वो हीराबाई के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है। समय काल वही है, सेटअप वही है, हाँ। वो रोचक है, पढ़नी चाहिए। सिंगवाइंडी नहीं सिंगवाइंडी नहीं, तीसरी कसम उर्फ महुआ घटवारिन को डूबना होगा। मैं पीडीएफ को तो दृष्टिकोण का फर्क अपने आप ही आ गया होगा पहले का। एक पुरुष में ये पुरुष के दृष्टिकोण से लिखी है, एक महिला ने महिला के दृष्टिकोण से लिखी है, तो ऑब्वियस तो मैं वही कह रहा हूँ कि भाई कई साल बाद उनके ऊपर, जैसे आप हम जो बात कर रहे हैं ना कि भाई मैं शैली में लिखते लिखते उनके ऊपर बार बार आरोप भी लगे कि आपने 20-25 कहानियाँ मैं शैली में लिख दी है। उनकी शुरुआत के जो 2-3 संग्रह हैं उसमें अधिकतर कहानियाँ मैं शैली की है जिसमें मुख्य पात्र का नाम नहीं है। तो वो उस वजह से वो जो बीच की उनकी जो 2-3 साल में जो कहानी आई, जो मैंने पढ़ी देखी इधर उधर, ऐसा लगा कि कहानी में कुछ हो ही नहीं रहा है। ये पैटर्न तो मुझे पता है, मेरे लिए कुछ नया नहीं हो सकता, नए पाठकों के लिए कुछ नया हो। नहीं पढ़े तो अच्छा। हाँ, तो ये समस्या दिक्कत हो जाती है कई बार बहुत सारे रचनाकारों इसलिए आप ही मैं को बदलना। चर्चा कर रही थी। हाँ। नहीं तो बता दे नहीं, वो नहीं। पहले तो नहीं है वो उसमें तो 2 किरदार है प्रॉपर फील कराते हैं। वो काफी एक कौन सी कहानी है, मास फास वो है ना, रूपा कायांतरण, जो इंग्लिश में क्या है वो कहानी मेटामॉर्फोसिस। बेटा, वो कहानी पढ़ी ना आपने, काम का मेटामॉर्फोसिस, आप पढ़िएगा उसका, इसकी वो बहुत काफका की कहानी हिंदी में भी उपलब्ध। काफका की बुक मिलेगी। हाँ हिंदी में भी है उपलब्ध और मेरे ख्याल में नेट पर है, पढ़िएगा। वो मैं का होते हुए कहानी देखिए क्या होता है कि ये जो अभी बात चली थी ना, आपने कहा खूबसूरती वगैरह वो अपनी जगह पर है, भाई आप अपना अपना कहानी को समझने का अपना अपना तरीका, मेरा तरीका। आप देखिएगा उसमें कहीं गैपिंग नहीं है, मैं पर कहानी लिख रहा है कहीं गैपिंग नहीं है, पूरी कहानी को कहानी के तरीके से लिखता है। इसी शैली में एक खूबसूरत कहानी है कि वो एक बच्चे की कहानी है जो, हाँ ये नहीं प्रेमचंद्र ने नशा कहानी लिखी है मैं शैली में, जहाँ प्रेमचंद्र ने मैं शैली बहुत कम कहानी लिखी है। नहीं तो बड़े भाई साहब लिखी है उसने शायद, और ये नशा जो कहानी- राजेंद्र यादव वाले जहाँ लक्ष्मी कैद है, गजब की कहानी, पढ़िए आपने, कैद है वो तो उनकी बहुत ही वो चर्चित कहानियों में से है, राजेंद्र यादव की चर्चित कहानियों में से। भाई वो 2 कहानियों से चर्चित रहे, एक तो उपन्यास में उनका जो सारा आकाश और जहाँ लक्ष्मी कैद है, और एक कहानी और है, एक जिसकी छोटे छोटे ताजमहल और एक कमजोर लड़की का। हाँ मतलब शीर्षक से आप बोल सकते हैं कमजोर लड़कों, पर कमजोर लड़की कहानी नहीं है, थोड़ा पढ़िए आप कहानी को। लेखक है, लेखक तो शीर्षक अपने हिसाब से देते हैं। तो वो इतनी गजब कसावट लिए, इतनी घुमावदार कहानी है। इसे कहानी हमें पढ़नी चाहिए फिल्म में, तो हमें इस कहानी को जब पढ़ते हैं ना तब पता लगता है कि किस तरह से ये जो कहानी लिखी जा रही है इसमें कमियां हैं, ये है कि अच्छी कहानी हम पढ़ेंगे पहले तो हमें ना ऐसा करना चाहिए जैसे अभी इनकी है अभी 5 कहानियां कहानी संग्रह में से एक कहानी ना अभी जो बाबी सिंगवानी है, और आवाज दे क्या नाम है, उलटबासी, उलटबासी, और एक उन्होंने जो बताया रेणु की वो हाँ, तीसरी कसम उर्फ महुआ घटवारिन को डूबना। हाँ, वो कहानी तो मैं उनसे बात करके ले लूंगा आपके लिए, कोई समस्या नहीं। तो भेज दो, बहुत पोलाइट है, बहुत अच्छी। आवाजों वाली गली नाम बुक है ना ये, इसमें से जो आपने निकाली ना ये कहानी। हाँ, ये किताब आवाजों वाली गली की कहानी अच्छी है, कुल्फी वाले की कहानी। मैंने तो उससे नहीं निकाली, मैं तो मैगजीन में, लेकिन वो किताब भी थी मेरे पास, फिर कोई ले गया, वो किसको दी ये भी याद नहीं। अच्छा, इसमें मैं आपसे वो कहावत का अर्थ पूछना चाहूंगा, मसूदाबाद वाली, अगर आप इस बारे में कुछ पढ़ा है तो। मसूदाबाद जो एक कहावत आती है ना, माँ कहती है गुजरा हुआ फिर भी मसूदाबाद है, इसका किसमें इसमें आता है हाँ है ना, गुजरा हुआ फिर भी मसूदाबाद। मसूदाबाद या मुरादाबाद है। हाँ। मसूदाबाद है, मुरादाबाद नहीं, मसूदाबाद। मसूदाबाद है। हाँ। ये फिर मुरादाबाद है क्या? नहीं, हाँ, नहीं, कोई जगह का नाम मसूदाबाद है, मतलब नॉर्मली लोग लैंग्वेज में ऐसे बोल नहीं सकते घर में मसूदाबाद, कोई जगह का नाम वैसे नहीं बोलते हैं, एग्जैक्टली होता है। जगह का नाम नहीं है, ये बीते हुए स्मृति है, अनुभव पर है। भाई मैं तो इसको जो समझाना के लिए एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, इतने उनके यहाँ कोई कहावत पढ़ती तो क्या होगा। हाँ। जो वैसे वहां से आप गुजर गए, उस
उस डेस्टिनी से गुजर गए तो बात खत्म हो जानी चाहिए, मतलब कि अब उस जमाने की बात, उस जमाने पुराने जमाने की बात है, पर वो चीजें हॉन्ट कर रही है उसको, लेखिका को, जो चीज उसके साथ घटी, तो ये जो साइकोलॉजिकल चीज है वो यही तो है। हाँ वो हॉन्ट करती है। वो मतलब कहते हैं ना आपके अवचेतन मन में जो चीजें घटनाएं चलती रहती हैं, उन्हीं का ही तो वो प्रभाव होता है जो हम रिएक्ट करते हैं। मतलब लेकिन हमें पता लेकिन नहीं कई बार क्या होता है कि उस प्रभाव से मुक्त हो जाती है। ये तो कहानी युक्त वाले लिखी है। जो काउंसलिंग होती है किसकी होती है, इसी से तो होती है एक काउंसलिंग। छिन्न मस्ता लेखक ने कहानी लिखी, कहानी का छोटा सा लघु उपन्यास है, प्रभा खेतान वाला। प्रभा खेतान। उसके साथ तो चार्ल्स लुईस के रूप में बहुत बड़ा काम हुआ है ना, लेकिन वो उससे मुक्त होती है। देखिए तो कितनी बड़ी, पैसा नहीं है कि आदमी स्वतः भी यदि जागरूक होता है तो उन चीजों से मुक्त भी प्रभा होता है। खेतान मैं कौन है एक जानता घटना है? सुनाती बताती हूँ आपको। सात्र और सिमोन की जीवनी जो हिंदी में पहली बार प्रकाशित हुई है, उसकी अनुवादक करता प्रभा खेतान, ये उनकी ये पहचान भी है। और स्त्री उपेक्षिता उन्होंने लिखा है, वही सिमोन वाली। सिमोन वाली जो मैं एक घटना सुनिया। मेरी बेटी की शादी से करीब 2-3 साल पहले उसको सो रही होती थी, सोते सोते एकदम उठ जाती, मम्मी मेरे मुंह में सेफ्टी पिन अटक गई। मतलब पहले तो ये महीनों में होता था, फिर ये रेगुलर होने लगा। मम्मी मेरे मुंह में सेफ्टी पिन है, कभी आल्पिन है, कभी पेन है। तो वो उठ के बाथरूम की तरफ भागती थी, मुझे उल्टी आ रही है, मेरे मुंह में अटक गई है बहुत सारी, ये पेंसिल अटक गई है, उल्टी, मतलब नुकीली चीज कोई अटक गई है। बहुत बार होने लगा। एक बार मेरी बड़ी भाभी है, तो वो काफ़ी पढ़ती हैं, काफ़ी नॉलेज है उनको हर चीज़ की। मैं उनसे ऐसे जिक्र कर रही थी, तो इसी बीच मेरी बेटी की शादी हो गई थी। शादी के बाद में उसको बहुत होता था ये, मतलब वो कई बार स्थिति ये हो गई थी कि वो सोती नहीं थी रात को, कि मैं सोऊंगी तो मुझे फिर वो ये सपना आएगा और मेरे मुंह में ये सेफ्टी पिन या आग पेन या वगैरह वगैरह। तो उनसे वो भाभी जी के पास गई थी पहले, तो उन्होंने उससे बात करनी शुरू की। बातें करते करते घंटे बाद बचपन, हेल्थ, पढ़ाई, नौकरी, शादी, सब विषय पर बातें करते 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 वो आई और एकदम तनु के मुँह से निकला मेरे मुँह से, कहाँ जाएगी, मेरी वो एंजियोग्राफी हुई थी ना, उस वक्त हुई थी मेरे पेट में जब प्रॉब्लम हुई थी एंजियोग्राफी, तो उसकी 4-5 साल पहले एंजियोग्राफी हुई थी, एंजियोग्राफी हुई थी, वो जो मुँह में तार डाल करते हैं। तो उसने जब एंडोस्कोपी करवा के वो बाहर आई तो कहा कि मम्मी मुझे ऐसा लगा था कि शायद मरना इसी को भी कहते हैं। तो उस घटना से, उस चीज़ से इतनी डर गई थी, जो वो घटना उसके दिमाग के अवचेतन मन में चली गई और वो सपने के रूप में, नुकीली चीज के रूप में वो बाहर आती थी। मतलब ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष हुई वाली बात बता रही हूँ मैं आपको, कहीं से पढ़ी हुई बात नहीं बता रही। फिर भाभी जी का फोन आया था मेरे पास कि उषा देखना, अब तनु को वो सपना नहीं आया, और उस बात को 8 साल हो गए हैं, उसको तनु को एक बार ऐसा नहीं। तो ये तो काउंसलिंग होती है, बिल्कुल, आपकी कोई भी चीज आपके दिमाग में जो जमी हुई है, आप उसको बातों से वो पकड़ कर बाहर आती है। तो तब से मैं इस साइकोलॉजी को, मतलब मैं जो कहते हैं ना कि हम पूर्व जन्म में ये शायद पानी में गिर गया होगा, इसी से संदर्भ में मुझे एक चीज और याद आई है। हमारे बचपन या 2-3 साल की उम्र में भी जो चीजें होती हैं, उनका प्रभाव भी हमारे जीवन में 40-50 साल की उम्र में भी रहता है। हमें याद नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन वो होता है, होता उससे रिलेटेड है। ये मेरे साथ भी एक बार हुआ है और ये तनु के साथ, मतलब 2 बार हमने इस चीज को बिल्कुल अच्छे से अनुभव किया। मुझे भी एक वो पता नहीं सपना आता था, क्या होता था कि मैं सो रही हूँ और मेरे ऊपर से ना एक आकृति गोल 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 घूमती आ रही है। अगर घरों में कहेंगे तो किसी को भूत प्रेत से बोल देते हैं। तो मतलब मेरी एक बाद में जब मैंने खोजबीन की तो पता लगा, मेरी एक चाची थी, दूसरी चाची थी, जो मुझे 2-3 साल की उम्र में थी और मुझे बेहद प्यार करती थी और मुझे गोल गोल घुमाया करती थी, पूरा टाइम गोल गोल घुमाया करती थी। उनकी अकाल डेथ हुई थी, उन्होंने सुसाइड किया। तो मैं उसको से जोड़ रही हूँ, पर इसका मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, सही बात। जैसे तनु की बात का तो मेरे पास प्रमाण है, तो उसका कोई प्रमाण नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है, मैं इस चीज को से जोड़ती हूँ। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि साइकोलॉजिकल चीजें
नहीं वो तो हाँ, मेरे सिस्टर खुद काउंसलर है और वो करती काउंसलर है है। और सेंटरों को बहुत अच्छा किया है हाँ। लिटरली वो अच्छे असाध्य रोगों को ठीक किया हमारे साइकोलॉजी में तो कोई दवाई नहीं है उसकी मेडिकल में तो उसकी कोई दवाई नहीं वो मेडिटेशन करते थे तो एक दिन मैंने पूछा था अम्बिका दीदी तो मैं कहा दीदी हम ये तो सुनते हैं कि मेडिटेशन काम करता है लेकिन मेडिटेशन काम करता कैसे है मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि आपके घरों में पुराने ज़माने में फ्रिज होते थे ना डिफ्रॉस्ट की, जैसे आजकल तो क्या डिफ्रॉस्ट होती है अपने आप सोते ही सोते होती रहती है। पहले जो फ्रिज होते थे उनमें अंदर फ्रीजर में आपके बर्फ दिख रहा था, बिल्कुल। घंटे दिख रहा था। हाँ। तो आप क्या करते थे उसका प्लग निकाल देते थे 24 घंटे के लिए तो सारी बर्फ पिघल जाती थी। उसी तरह से आपके मन मस्तिष्क में सालों की बातों की इसने ये कहा इसकी ये सुना इसके संग ये हुआ आपके दिमाग में ना उसकी गुच्छे और बर्फ या कुछ भी कह सकते हो वो जमी हुई। तो हम मेडिटेशन के माध्यम से आपके दिमाग को दुनिया समाज परिवार घर सबसे काट देते हैं ताकि वो ये धीरे धीरे ये पिघल के बाद ये मतलब इन्होंने एक सामान्य लैंग्वेज में बिल्कुल और ये 2-4 महीनों या 2-4 सालों की प्रक्रिया नहीं होती है तो सालों की प्रक्रिया होती है तब ऐसा होता है। हाँ आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि चाइल्ड अब्यूज जो टेंडेंसी है उस पर स्टॉकहोम सिंड्रोम नाम से भी एक स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है, आपने तो पढ़ रखा होगा है। एक फिल्म बनी थी हाईवे, आपने हाँ देखी? देखिए मैंने उसमें 2 तरह के मुद्दे, एक तो बचपन का चाइल्ड अब्यूज वाला मुद्दा है, दूसरा मुद्दा ये है कि एक किडनैपर से प्यार हो जाता है विक्टिम को, तो उसको स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं कि एक किडनैपर से किसी को लगाव या हो जाता है अनुराग, उसको स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। स्टॉकहोम क्या है कि एक बैंक में रॉबरी हुई थी और जहाँ पर 6 दिन तक बैंक के कर्मचारियों को भी रखा गया था। तो वो घटना के बाद जितने भी सिंड्रोम निकल के आए मनोवैज्ञानिकों ने उसका नाम ही स्टॉकहोम सिंड्रोम कर दिया। तो इस तरह के नॉवल और फिल्में अलग अलग भारत में और अलग अलग जगह जहाँ पर 2 तरह के मुद्दे उठाए गए, बचपन की ग्रंथि वाला भी है और कई बार एक अनुराग हो जाता है एक किडनैपर से, या आप विपरीत परिस्थितियों में कि भाई जीवन तो वैसे भी खत्म ही था, अब हो सकता है कि यहाँ विपरीत परिस्थिति में कुछ समय जी लिया जाए। उसकी भी वीरा की भी यात्रा हाईवे में वैसी ही होती है कि भाई घर वाले शादी करवाना चाहते हैं और वो शादी जबरन कर रही है और वो उठा के ले जाता है महावीर उसको, और बचपन की वो बताती है, एंड में सारी चीज़ें निकल के आती है कैसे उसके ताया जी और जो जैसे इस कहानी में है। तो वो स्टॉकहोम सिंड्रोम में ये बस ये कह रहा था, तो इस तरह की चीज़ें भी हुई है जो लिटरेचर में। एक समालोचन पर कहानी है चाइल्ड अब्यूज को लेकर के, तो वो कहानी बहुत डिफरेंट तरीके से है। कबीर संजय की कहानी है, समालोचन पर इंटरनेट पर उपलब्ध है। निम्नोफेनियाक एक बयान पढ़ी क्या आपने कहानी? नहीं पढ़नी, आपने बताया था निम्फोमेनिया है ना? हाँ निम्फोमेनिया, निम्फोमेनियाक, हाँ निम्फोमेनिया। निम्फोमेनियाक एक बयान। कहानी का शीर्षक से आपको बड़ा पता लग रहा होगा, लेकिन कहानी इतनी जबरदस्त लिखी है इसने, और ये चाइल्ड अब्यूज पर लिखा है, लिखा बिल्कुल तरीके से बहुत। कबीर संजय ये सब ग्रुप में सेंटर ग्रुप में डाल। हाँ मैं कभी आई थी कालकी की वो भी उस पे थी, कई बार बात चलती है ना तो कहानी याद आती है कि भाई ये क्या है। कालकी की पिक्चर आई आई थी शॉट तो थोड़ा सा अक्सर ऐसा भी होता है कि इस तरह के जो बड़े घर की लड़कियां होती हैं या बच्चे होते हैं वो एटमॉस्फेयर ऐसा देख ही नहीं पाते। उनको देखो डिसिप्लिन वाला हिटलर रूल, अभी बैठना है, अभी उठना है, अभी सोना है, अभी जाना है, वो यू नो वो एक बिल्कुल पपेट की तरह काम करते हैं। तो उनको तो वो एटमॉस्फेयर खुली हवा उन्होंने कभी देखी नहीं होती। उनको अच्छा लगता है। लेकिन आप उस चीज के अंदर जाओ, कहानी या घर के हाईवे के अंदर जाओ कि मतलब वो इतने पैसे वाले इतने अभिजात वाले है ना, अभिजात वाले। हाँ तो आदमी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन अगर बेटी को कहती भी हाँ कि माँ को बताती भी तो है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं पहले भी होता। नहीं सवाल होता ये था, है पहले भी कोई मानने को तैयार नहीं होता। क्या हो गया, कोई जो आपके लिए फूफा जी और ये सब ये मानने को तैयार नहीं होता। ठीक है, मुझे तो ये चीज परेशान करती है सबसे अब ज्यादा। आपकी माँ तो कोई नहीं माने, आपके टीचर भी अगर ऐसा करते तो जान ही ना निकाल कर आते। तो पहले के पेरेंट्स तो अब नहीं करते थे, सपोर्टिव नहीं थे। एक्चुअली पहले के पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं थे। पहले के हिसाब ना अभी के भी नहीं वहाँ पे। दीदी अभी बहुत और फर्क मुझे पड़ नहीं गया लगता है। ये प्रॉब्लम अर्बन प्रॉब्लम का है। नहीं, ये तो
गलत बात है। विकृत मानसिकता के लोग तो घर से ना ये विकृत मानसिकता के लोग बेसिकली विलेज में बच्चे ज़्यादा खुले होते हैं, मुझे लगता है जानकार उनसे ज़्यादा होते हैं। नहीं वो एक्चुअली हम लोग यहाँ एकल फैमिलीज में रहते हैं ना, न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, इसलिए हम फेस कम करते हैं क्योंकि आते हैं हमारे पास इस तरह की जो चीजें मिलती है ना, या तो निम्न में या बहुत हाई वो ड्यूज वर्क सिस्टम होते हैं मिडिल क्लास भी होते हैं, मिलते हैं। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना अर्बन एरिया में हम खुले मन से बात नहीं करते हैं, विलेज में चले जाओ कोई भी बात होगी ना, बड़े पेरेंट्स बैठे हैं, औरतें बैठी हैं, बच्चों का ख्याल नहीं करते हैं, जो करना है बातें हर तरह की खुलेआम बात करते हैं। तो वहाँ के बच्चों की अपनी समझ और अपने यहाँ के बच्चों की समझ, तो अभी भी यहाँ पे भी कोई ऐसी कौन है, मैं अभी नाम नहीं ये कहने की बात है कि उनकी जानकारी कम, उनकी जानकारी ज्यादा होती है हर मामले में। हमारे यहाँ बच्चों को जानकारी नहीं है, उनको बताना पड़ेगा अलग से, वो वैसी सुना के देख समझ के सब समझ जाते हैं। अब वो अलग विषय है। उसमें क्या है कि आप जो बात कह रही हैं ना, कंडीशन की जो होती है कि भाई चाहे वो गांव का व्यक्ति शहर में पढ़ाई करने आया है, नौकरी करने के लिए आगे यहाँ रुकेगा, 20-21 साल में शादी करनी है तो करनी है। वो जो गठन होता है ना, उस गठन से आप जोड़ते हुए जाएंगे तो आपको सारे सिरे मिलेंगे और वहीं तक पहुंच जाएंगे आप। हाँ, तो क्योंकि वो टीवी देखते हुए भी ऐसे रिस्पॉन्ड करेगा कि 30 की हो गई हीरोइन, अभी तक शादी नहीं। आप वहाँ नोट कर लेंगे कि वो अभी शहर में, उसके दिमाग में वो गांव वाली सोच ही है, और शहर वाले के लिए हो सकता है कि 50% वाला ये आंकड़ा होगा, तो वो अपने तरह से कर लेगी जब कर दीजिए। यहाँ शहर और गांव है, बस गांव का तो चलो ठीक है। हाँ, जो इन्होंने जो बात कही इसका, हाँ, शहरों में भी आज भी मैं सोचती हूँ कि 50% लोग ऐसे हैं जिसमें अगर इसकी शादी नहीं हो रही तो प्रॉब्लम उसको हो जाती है, पड़ोसी को। राजस्थान में बहुत ज्यादा है।